और ब्रेक के बाद खबर संसद से। आज संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का चौथा दिन है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि, सुरक्षा और विनियमन से संबंधित सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने बताया कि भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजारों में तेजी से मांग बढ़ रही है। Rates was faster than IC engines in 2024 and 2025. EV car increased by 20.8% and petrol and diesel by 4.2%. Two-wheeler EVs increased by 33% and petrol and diesel by 14%. There are three-wheelers EVs by 18% and petrol and diesel by 6%. Sir, in Karnataka, the EV growth is 16.6%. and Bengaluru it is 9.9%. Indian EV market potential is of 20 lakh crores by 2030. एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की आज अहम बैठक बुलाई गई है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में इस बैठक में समिति के सदस्य विशेषज्ञों के पैनल के साथ आगे की चर्चा करेंगे। संयुक्त संसदीय समिति की यह बैठक बेहद विशेष मानी जा रही है क्योंकि इस बार की बैठक में राष्ट्रीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और निर्वाचन आयोग के सदस्य एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्यवहारिकता, निष्पक्षता और संवैधानिक वैधता पर भी अपने सुझाव रखेंगे। दोपहर 3 बजे संसद भवन परिसर में जेपीसी की ये बैठक होनी है। और एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और अगर ये देश में लागू होता है तो देश के विकास में गेम चेंजर साबित होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट हमारी समिति ने, जो हाई लेवल कमेटी थी, उसने राष्ट्रपति जी को सौंप दी थी। उसके पश्चात सरकार ने उसके आधार पर 2 बिल तैयार किए, लोकसभा में पेश किए 2024 में, और वो अभी दोनों बिल जो हैं वो गए हुए हैं जेपीसी के पास। जेपीसी उसको एग्जामिन कर रही है। एक चीज़ मैं ज़रूर आपके माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि अगर ये अवधारणा लागू हो जाती है देश में तो मुझे लगता है इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर भारत के विकास के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो उच्च स्तरीय समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई और उसके बाद ये प्रक्रिया जेपीसी के तहत आगे बढ़ रही है, जिस पर बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त सीधे संसद भवन से। ऋषि, आज जेपीसी की बैठक हम देख रहे हैं कि पहले जो बैठकें हुई हैं उसमें भी बहुत हंगामा होता रहा है। आज जो बैठकें होनी है और इसके आगे भी जो प्रस्तावित बैठकें हैं उसको भी लेकर क्या जानकारी, कौन कौन से लोग होंगे जो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या उम्मीद, क्या संभावनाएं? देखिए ममता, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश में जो माहौल बना और ख़ास तौर से इस मायने में चाहे वो विधि आयोग की रिपोर्ट्स रही हो या इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के नेतृत्व में जो समिति बनी थी और उस रिपोर्ट को उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपा और उसके बाद कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक बिल तैयार किया। और ये जो विधेयक हैं, 2 विधेयक हैं संविधान संशोधन से रिलेटेड हैं, तो इसको सदन के पटल पर रखने के बाद हम जानते हैं कि संसद जब भी किसी गंभीर मुद्दे पर कोई विधेयक लेकर आती है तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारे संवैधानिक प्रक्रियाओं में इस तरीके का रखा गया है, ख़ासतौर से संसदीय प्रक्रियाओं में रखा गया है कि हम इस किसी भी विधेयक की स्क्रूटनी करने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देते हैं और उसी में जेपीसी का गठन किया गया। 39 सदस्यों वाली इस जेपीसी की अध्यक्षता पीपी चौधरी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये समिति इस समय काम कर रही है और करीब 14-15 से अधिक बैठकें इसमें अब तक हो चुकी हैं। जहाँ तक बात की जाए, समिति हर एक पक्ष के साथ बात कर रही है। जैसे कि आपने भी बताया, इस मामले में विधि आयोग और चुनाव आयोग के संभवतः जो प्रतिनिधि हैं आज समिति के सामने उपस्थित हो सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि चाहे वो जुडिशरी से संबंधित रहे हों या अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग रहे हों, चाहे वो फिक्की है, CII है या पूर्व CGI रहे हैं,
इन सभी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हुई है और जो तमाम एनजीओज के लोग हैं, जो विधि विशेषज्ञ हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, और इसमें तकरीबन 4.5 करोड़ जो राय हैं जनता से सीधी इसमें ली गई हैं, और जिसमें कि 80% से अधिक लोगों ने कहा है कि एक देश एक चुनाव की जो अवधारणा है वो सही है और ये होना चाहिए जी। अब अगर हम बात करें इस समिति का जो गठन है पिछले वर्ष किया गया था जब ये विधेयक लाए गए थे, तो उसके बाद करीब 1 वर्ष का समय हो चुका है और पिछली बार ये तय किया गया था कि शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के माफ़ कीजिए पहले दिन यह रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि रिपोर्ट को लेकर अभी 3 जो अगली आगामी जो बैठकें हैं उसकी भी तिथि आ चुकी है। आज ये बैठक है 10 दिसंबर को है और 17 दिसंबर को भी बैठक है, यानी कि हम जानते हैं कि 19 दिसंबर तक सत्र चल रहा है। तो इस मायने में देखें तो ये जो समिति है संभवतः बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन जो है इस रिपोर्ट को सौंपेगा, इस तरीके की खबरें हैं, क्योंकि समिति ने अपनी इसी महीने की तीसरी जो बैठक है उसकी जानकारी दी है कि 17 दिसंबर को है। या तो 17 दिसंबर तक ये सब कुछ रिपोर्ट को फाइनल किया जा सकता है, लेकिन जो तय तिथि रखी गई थी उससे ये आगे की बैठकें हैं, तो यही तय है कि अगले सत्र में इसको जाने की पूरी संभावना है। लेकिन ये जो पहलू है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर, इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें संविधान के जो संशोधन हैं, जिसमें जो विधायिका और संसद का जो लोकसभा का जो कार्यकाल है उसमें जो संशोधन करने का जो प्रावधान है, इसमें सबसे बड़ी पेचीदा बात यह है कि जो जितने भी विधि विशेषज्ञ हैं या इस समिति के सामने चुनौती है कि इसकी हमें संवैधानिक जो पृष्ठभूमि है उसके हिसाब से इसमें डिसीजन लेना है कि कहीं ये मसला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उस पर स्क्रूटिनी ना हो जाए। तो इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि संविधान में पहले से ही कार्यकाल को लेकर एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है और उस फ्लेक्सिबिलिटी को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो आंतरिक जो जिसे कहा जाए कि आपातकाल की जो प्रक्रिया है उसमें हम जानते हैं कि जो 5वीं लोकसभा थी जिसमें कि कांग्रेस की जो नेता थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उन्होंने कार्यकाल को बढ़ाया था आपातकाल लगाकर, यानी कि आपातकाल के दौरान अगर लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, इसका मतलब जो कार्यकाल का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो संविधान ने दी है। तो विधि विशेषज्ञ आ चुके, विधि आयोग भी सामने आ रहा है, उनके प्रतिनिधि रहेंगे, तो इस पहलू पर जरूर एक कोई राय शुमारी फाइनल हो सकती है कि जो संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुसार ही इस पर रिपोर्ट तैयार हो, ताकि किसी भी तरीके का सुप्रीम कोर्ट में कहीं ये मामला जाता है, चूंकि कानून बनने के बाद कोई भी विधेयक पारित होने के बाद कोई भी मसला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और जाने की परंपरा भी रही है। तो ऐसे में हर पहलू पर जेपीसी जांच का परख कर मकसद भी इसको रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, और जेपीसी बनाने का मकसद भी यही होता है कि बहुत गहन स्तर पर परामर्श हो सके और विभिन्न दलों को साथ लेकर एक मत हो सके, ताकि कौन क्या बदलाव चाहता है वो कहां तक संभव हो सकते हैं, एक मत होकर जेपीसी की रिपोर्ट आए और इसी बात की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जैसे पहले हंगामे होते रहे, हम जानते हैं ऋषि, आज विधि आयोग चुनाव आयोग भी आ रहे हैं, अपनी बात रखेंगे वो भी सामने। आपने सही कहा कि ये जो पेचीदगी वाले बिंदु हैं इन पर बात करना और इस पर विचार विमर्श होना बहुत जरूरी है। ये माना जा सकता है अब वो हंगामे वाला दौर हट गया है, क्योंकि अब आगे बढ़ चुके हैं हम काफी 15-16 बैठकों के बाद। तो अब जो बैठकें प्रस्तावित है, अगली 2 और बैठकें, उसके बाद कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल ममता, जिस तरीके से अब तक का पूरा प्रोसेस रहा है, चूंकि उस दौर में जब शुरुआत में राजनीतिक दलों के लोग आते थे और उसमें वो अपना पक्ष रखते थे और कई बार जिसे कहते हैं कि अटेंशन भी एक हासिल करना राजनीतिक दलों का मकसद होता है। हालांकि हम जानते हैं कि इस समिति जेपीसी में सभी दलों के राजनीतिक क्षमता के अनुसार जो सदस्य हैं वो पहले से ही मौजूद हैं, और जब जेपीसी की कोई भी रिपोर्ट आती है तो ये माना जाता है कि उस दल का तकरीबन उसमें सहमति होती है। हालांकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि जेपीसी में तो राजनीतिक दलों ने अपनी सहमति दी है, लेकिन हाउस में आने के बाद एक बार फिर से वो मुकर गए और उन्होंने विरोध किया। तो ये तो राजनीतिक जो पक्ष है वो तो हमेशा देखने को मिलते ही रहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इतना कंसल्टेशन प्रोसेस अब आगे बढ़ चुका है
कि अब इस पर जो भी रिपोर्ट तैयार होगी उसकी जो स्वीकार्यता है वो बहुत ज्यादा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जी। जिस तरीके से कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है उसमें हर पहलू पर गंभीरता से और बिंदुवार विचार हो रहा है, तो कोई भी लूपहोल समिति नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल। और अब कह सकते हैं कि अंतिम चरणों में आ चुकी है समिति की रिपोर्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, जी। लेकिन अभी देखना होगा, चूंकि अभी चुनाव आयोग वाला जो पहलू है और चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके के संकेत रहे हैं, आयोग ने हमेशा ये कहा है कि ये अधिकार संसद का है और संसद जो भी कानून बनाएगी उनके पास अधिकार सीमित है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो जिम्मेदारी संविधान ने उन्हें दी है वो कराएंगे, लेकिन जो भी परिस्थिति देश के सामने संसद के द्वारा रखी जाएगी उसमें वो पूरी तरीके से सक्षम है। चुनाव आयोग का कहना है कि वो पूरी तरीके से सक्षम है कि एक देश एक चुनाव के संकल्प को पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल, तो ऐसे में नजर भी रहेगी कि आज विधि आयोग का चुनाव आयोग जब अपनी बात सामने रखेंगे तो उसमें भी क्या बिंदु निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, संसद भवन से जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं